अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 10 है इंग्लिश की लैंग्वेज सीरीज़ के अंदर। अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के हवाले से। और प्रपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक सेशन के अंदर ना तो पढ़ाया जा सकता है और ना ही पढ़ाना चाहिए, ना ही इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रपोजिशंस जो हैं इनको हम 2-3 सेशंस के अंदर कवर करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि प्रपोजिशन होती क्या है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है सेंटेंस के अंदर, और उसके बाद मैं आपको इसकी जो स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज जो इसकी 5 टाइप्स हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन आती है, जैसे एट कहाँ पे लगना है, ऑन कहाँ पे लगना है, इन कहाँ पे लगना है, इनटू कहाँ पे लगना है, अपॉन कहाँ पे लगना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मैं आने वाले 2 सेशंस के अंदर डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। तो प्रपोजिशन क्या होती है? अ प्रपोजिशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स लाइक ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, नाउन, प्रोनाउन एट्सेट्रा इन अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस के अंदर जो प्रपोजिशन होती है ये एक नाउन या एक प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के हिस्से के साथ जो ताल्लुक होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसको ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, उसके हवाले से हमें बताती है। अच्छा, प्रपोजिशन के हवाले से एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रपोजिशन इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन टू अदर वर्ड्स। यानी जिस नाउन का या जिस प्रोनाउन का रिलेशनशिप प्रपोजिशन शो कर रही होती है, ये उस नाउन या उस प्रोनाउन से पहले आती है। ठीक है, यानी पहले प्रपोजिशन आएगी और उसके बाद वो नाउन या प्रोनाउन आएगा जिसका रिलेशनशिप सेंटेंस के किसी भी हिस्से के साथ शो किया जा रहा होता है। जैसे आप एग्जांपल्स में देखें, यहाँ पे 4 एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू दुबई। अब दुबई एक नाउन है जिसका रिलेशनशिप सेंटेंस के पिछले हिस्से के साथ कौन शो कर रहा है? टू शो कर रहा है। तो ये टू इसमें क्या है? प्रपोजिशन है। द गिफ्ट इज़ इनसाइड द बैग। अब बैग एक नाउन है और इसका रिलेशनशिप जो है बाकी सेंटेंस यानी कि गिफ्ट जो है उसके साथ इसका रिलेशनशिप कौन सा हिस्सा शो कर रहा है सेंटेंस का? इनसाइड। अली थ्रू अ स्टोन इनटू द रिवर। अब द रिवर क्या है? एक नाउन है और इसका रिलेशनशिप क्या है? स्टोन के साथ शो कर रहा है, इनटू। ठीक है। अच्छा, अब इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड क्रिएट्स अ रिलेशन, सो दीज वर्ड्स आर प्रपोजिशंस। अच्छा, अब यहाँ पे प्रपोजिशन के यूज़ के हवाले से एक चार्ट है बड़ा बेहतरीन किस्म का, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको प्रपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपको जो सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, दे वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, शी इज़ गोइंग टू कॉलेज, she is sleeping in the bed, he was drawing a map on a wall, he was throwing stones into the river, they live in America, he goes to school by bus, she opened the lock with a key, they complained about the problem, the meeting was held in April, the shop closes at 10 p.m, the book is written by जॉन कीट्स। तो ये सेंटेंसेस हैं मुकम्मल, और इसमें दरमियान में जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं ये प्रपोजिशंस हैं, और उसके बाद वो नाउन या प्रोनाउन है जिसका रिलेशनशिप वर्ड ऑफ अ सेंटेंस यानी सेंटेंस का जो पहले वाला हिस्सा है उसके साथ जो प्रपोजिशन के बाद वाला हिस्सा है उसका जो रिलेशनशिप है वो किसके ज़रिए शो हो रहा है? प्रपोजिशन के ज़रिए शो हो रहा है। अच्छा, प्रपोजिशन यूज़ किसके लिए होती हैं? दे आर यूज़ फॉर टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड एजेंसी। अब ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं जिनको हम अभी इसी आज वाले सेशन में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसका याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वन प्रपोजिशन कैन सर्व डिफरेंट पर्पसेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज़ इन द सेंटेंस। यानी एक प्रपोजिशन जैसे एट है या इन है या ऑन है या टू है, जितनी भी प्रपोजिशंस हैं इसमें से बहुत सारी प्रपोजिशंस जो हैं वो ऐसी होती हैं कि जो हर सेंटेंस के अंदर एक डिफरेंट पर्पस, एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर उसका जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से हुआ है। जैसे अब यहाँ पे 2 सेंटेंस आप देख सकते हैं। ही विल प्ले गिटार ऑन मंडे। अब यहाँ पे ऑन जो है ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, यानी मंडे क्या है? एक दिन है ना, तो टाइम के हवाले से हमें क्या कर रही है? इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ये यहाँ पे ऑन जो है ये क्या है? प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। अच्छा, ही विल प्ले गिटार एट लाहौर म्यूजियम, तो यहाँ पे क्या है? एट जो है वो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। अब यही एट जो है ये यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि ही विल प्ले गिटार एट 9 o'clock, ठीक है, तो एट 9 o'clock जब आप कहेंगे कि तो यही एट जो है ये क्या बन जाएगी? प्रपोजिशन ऑफ टाइम बन जाएगी। अच्छा, ही विल प्ले गिटार ऑन मंडे है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि ही विल प्ले गिटार ऑन द फ्लोर,
ठीक है, ऑन द फ्लोर। तो अब ऑन द फ्लोर जो है यहाँ पे फ्लोर यानी कि स्टेज के ऊपर वो गिटार बजाएगा, तो वहाँ पे फिर ये यही ऑन जो है जो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बन रहा है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है। तो प्रेपोजिशन की जो टाइप्स हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, यानी कि जो प्रेपोजिशन की जो बनती किस तरीके से है, उस क्रिएट कैसे होती है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर क्रिएशन और नेचर ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो वो 5 टाइप कौन सी हैं? सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन और फ्रेज प्रेपोजिशन। तो ये 5 टाइप्स हैं इसके स्ट्रक्चर के एतबार से, और इसके फंक्शन के एतबार से भी इसकी 5 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? preposition for time, preposition for place, preposition for direction, preposition for agency और instrumentality और prepositional verb। तो ये 5 इसकी टाइप्स हैं फंक्शन के लिहाज से और 5 इसकी टाइप्स हैं स्ट्रक्चर के हवाले से। तो हम इनकी जो 5 टाइप्स हैं दोनों तरीके से उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के एतबार से कितनी टाइप्स हैं। तो स्ट्रक्चर के एतबार से मैंने आपको बताया कि 5 टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है दैट इज़ सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन क्या होती है? सिंपल प्रेपोजिशंस आर द शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन और टू जॉइन पार्ट्स ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस। जैसे अब्रॉड, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अलोंगसाइड, एमिड, अमॉन्ग, अराउंड, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। ठीक है, तो ढेर सारी प्रेपोजिशन, ज़्यादातर जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो सिंपल प्रेपोजिशंस ही होती हैं। यानी कि सिंपल प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि फंक्शन के जो इनका काम है, फंक्शन है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के एतबार से अगर प्रेपोजिशन सिर्फ एक वर्ड पर मुश्तमिल हो तो उसको हम सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि द डॉग जंप आउट वाइल द कार वाज मूविंग। जंप आउट, तो अब इसमें आउट क्या है? कार इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आउट। उसके बाद डोरथी केम अपॉन द टिन मैन। अब इसमें अपॉन जो है ये क्या है? प्रेपोजिशन है, और टिन मैन क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी केम होम विदाउट हर होमवर्क। अब इसमें होमवर्क ऑब्जेक्ट है और विदाउट जो है इसमें क्या है? प्रेपोजिशन है, यानी एक ही वर्ड के ऊपर मुश्तमिल है। उसके बाद हमारे पास आती हैं डबल प्रेपोजिशंस। डबल प्रेपोजिशंस इज़ मेड, यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इट्स बेसिकली डबल। ठीक है, जो डबल प्रेपोजिशन होती है ये कैसे बनती है? Double preposition is made by joining 2 simple prepositions and is used to show the relationship between nouns, pronouns or to join parts of a clause और सेंटेंस। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 2 प्रेपोजिशंस को मिला के एक प्रेपोजिशन बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? डबल प्रेपोजिशन बन जाएगी। जैसे आउट ऑफ, अब इसमें आउट एक अलग प्रेपोजिशन है और ऑफ जो है ये क्या है? अलग प्रेपोजिशन है। तो आउट ऑफ क्या बन जाएगी? डबल प्रेपोजिशन। इनसाइड ऑफ, इनसाइड एक अलग प्रेपोजिशन है और ऑफ क्या है? अलग प्रेपोजिशन है। विद आउट, विद अलग प्रेपोजिशन है और आउट जो है ये अलग प्रेपोजिशन है। तो विदाउट क्या बन जाएगी? एक डबल प्रेपोजिशन। विद इन, विद अलग प्रेपोजिशन है और इन जो है ये क्या है? अलग प्रेपोजिशन है। तो विद इन क्या बन जाएगी? डबल प्रेपोजिशन। अच्छा, इसका सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल देख लेते हैं। द डॉग जंप्ड आउट ऑफ द मूविंग कार। द डॉग जंप्ड आउट ऑफ द मूविंग कार। अब आउट ऑफ यहाँ पे क्या है? एक प्रेपोजिशन के तौर पर आ रहा है, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो 2 प्रेपोजिशन से मिलकर बन रहा है। तो इस तरह की जो प्रेपोजिशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? डबल प्रेपोजिशन कहते हैं। उसके बाद द चाइल्ड हिड इनसाइड ऑफ द कैबिनेट। इनसाइड ऑफ, ठीक है, इनसाइड एक प्रेपोजिशन है और ऑफ क्या है? एक अलग प्रेपोजिशन है। तो 2 को मिला के जब आप प्रेपोजिशन बनाते हैं तो ये क्या बन जाती है? डबल प्रेपोजिशन बन जाती है। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब डबल और कंपाउंड में ना एक कन्फ्यूजन होती है। डबल प्रेपोजिशंस एंड कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर वेरी सिमिलर, बोथ आर 2 वर्ड phrases. The double preposition is formed through the conjunction of 2 simple prepositions. अब double preposition किस तरह से बनती है कि जब आप 2 prepositions को लेके एक preposition बना देते हैं तो वो कहलाती है double preposition. Whereas the compound preposition is formed through the conjunction of a non-prepositional word and a simple preposition. अब बुनियादी जो फ़र्क होता है compound preposition और double preposition का, वो ये होता है कि जो double preposition होती है वो आप 2 prepositions को जोड़कर एक preposition बनाते हैं, जबकि जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है उसमें एक खालिस प्रेपोजिशन होती है और बाकी जो उस प्रेपोजिशन का हिस्सा होता है वो क्या होते हैं? वो अदर देन प्रेपोजिशन कोई वर्ड्स होते हैं। वो नाउन हो सकता है, वो कोई एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है। जैसे देखिए ना, अकॉर्डिंग टू, अब इसमें एक प्रेपोजिशन है टू और अकॉर्डिंग क्या है? ये एक नॉन प्रेपोजिशनल वर्ड है, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है। अहेड ऑफ, अब इसमें ऑफ क्या है? इसमें प्रेपोजिशन है और अहेड जो है ये इसमें एडवर्ब है। अलॉन्ग विद, ठीक है, अलॉन्ग साइड ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, अराउंड, अबाउट, एज, अगेंस्ट। अब देखिए ना, अगेंस्ट
preposition तो नहीं है ना, लेकिन as इसमें क्या है, preposition है। तो एक preposition और बाकी अगर उसमें non prepositional words जब आप जोड़ के एक preposition बनाते हैं तो that is called a compound preposition। ठीक है, examples को देख लेते हैं। At that point in time I didn't know the answer। अब इसमें देखें at that point in time, ठीक है। अब इसमें एट सिंपल जो खालिस प्रेपोजिशन है वो एट है, लेकिन एट दैट पॉइंट इन टाइम ये सारी मिलके क्या बन रही है, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन बन रही है। अब कंपाउंड प्रेपोजिशन जो होती हैं ना, ये चूँकि फ्रेजी होती हैं बहुत, इसमें वर्ड नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा होते हैं, तो इनको आम जो सिंपल प्रेपोजिशन होती हैं उनके साथ भी इनको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिडंट नो द आंसर, इसको आप सिंप्लीफाई करके इस तरह भी कह सकते हैं कि देन आई डिडंट नो द आंसर, या मजीद सिंप्लीफाई करके आप ये भी कह सकते हैं कि आई डिडंट नो द आंसर। ठीक है, प्रेपोजिशन यूज़ किए बगैर भी आप सेंटेंस के अंदर आप काम चला लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होती हैं ना, इसमें 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और समटाइम्स 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रक्चर के एतबार से जो प्रेपोजिशन की टाइप है दैट इज़ पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल prepositions have endings such as ed and ing। ठीक है, ed ing ये ठीक है, जैसे assuming, bearing, considering, during, given, notwithstanding, provided। अब देखिए provided जो है ये ed है, regarding, respected। ठीक है, तो इस तरीके की जो यानी कि जो वर्ब की सेकंड या थर्ड या फोर्थ फॉर्म से आप जो प्रेपोजिशन बना लेते हैं, यानी कि वर्ड की ing फॉर्म या ed फॉर्म जो होती है उसको जब आप एज अ प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहलाती है। जैसे जोसेफ वॉज टॉकिंग टू जेम्स रिगार्डिंग द न्यूज़ रिगार्डिंग द न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। अब इसमें रिगार्डिंग में देखें ना ing आ गया है, तो इस तरह की जो प्रेपोजिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहते हैं। आई एम वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट एंड आई एम एग्जॉस्टेड। अब इसमें ड्यूरिंग क्या है, ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। उसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर के एतबार से जो फ्रेज की प्रेपोजिशन की जो टाइप है दैट इज फ्रेज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशनल, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है और इसको फ्रेज प्रेपोजिशन भी कहा जाता है। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट contain a verb or a subject. It functions as a unified part of a speech, and a prepositional phrase normally has a simple preposition and a noun, or a simple preposition and a pronoun। यानी कि एक नाउन और एक प्रोनाउन के साथ जब आप सिंपल प्रेपोजिशन लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो फ्रेज बन जाती है। और चूंकि उस फ्रेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो वो प्रेपोजिशन होती है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। जैसे द बेबी क्राइज ड्यूरिंग द डे एंड समटाइम्स एट नाइट। अब द बेबी क्राइज ड्यूरिंग द डे, अब ड्यूरिंग द डे के अंदर क्या है, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है और ड्यूरिंग द डे मुकम्मल मिलके क्या बन रहा है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। ऑल द चिल्ड्रन वर इन द क्लासरूम इंक्लूडिंग द टीचर। अब इसमें इंक्लूडिंग द टीचर क्या है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कंसीडरिंग शी वॉज सिक शी स्टिल पुट अप हर बेस्ट टाइम्स। कंसीडरिंग शी वॉज सिक जो है इसमें क्या है, ये इसके अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा उसके बाद प्रेपोजिशन की फंक्शन के एतबार से भी 5 टाइप्स हैं। प्रेपोजिशन फॉर टाइम, प्रेपोजिशन फॉर प्लेस, प्रेपोजिशन फॉर डायरेक्शन, प्रेपोजिशन फॉर एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड प्रेपोजिशनल वर्ब। तो इनको भी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रेपोजिशन फॉर टाइम। Prepositions that are used to show time are called prepositions of time। सिंपल सी बात है। और इसमें at, in और on, since, for, ये 4 जो हैं, इसमें 5, इसमें 3 at, in और on ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, और since और for भी कभी कभी प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि at, in और on जो हैं ये सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर ही यूज़ होते हैं। ये एज अ वर्ड ये डिफरेंट फंक्शन सर्व करते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर के वेरी बिगिनिंग में ही बता दिया था। अच्छा, एट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं और ऑन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप बहुत ही प्रिसाइज एक्यूरेट टाइम बता रहे होते हैं तो आप एट यूज़ करते हैं। मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सेंचुरीज़ के साथ, लॉन्ग पीरियड्स के साथ आप इन लगाते हैं, और डेज़ और डेट्स के साथ आप क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ये ज़रा आप चार्ट देखें, प्रिसाइज टाइम पे आप एट कैसे लगाते हैं, जैसे एट 3 o'clock, at 10:30, at noon, at dinner time, at bed time, at sunrise, at sunset, at the moment। तो ये आप प्रिसाइज टाइम की बात करें। लेकिन जब आप कहते हैं किसी मंथ की, ईयर की, सेंचुरी की या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फिर आप इन लगाते हैं। जैसे इन मे, आप एट मे नहीं कह सकते, ठीक है, मे के साथ, समर के साथ, सीजन्स के साथ, ठीक है, इन सब के साथ आप क्या लगाते हैं, इन। जैसे इन मे, इन समर, इन विंटर, इन 1990, इन द 1990s,
इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस ऑफ एज, ठीक है, इन द पास्ट और इन द फ्यूचर वगैरह वगैरह। और जहाँ पे दिन या तारीख आपने मेंशन करनी होती है तो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडेज, on 6th March, on 25th of December, on Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो प्रेपोजिशन फॉर टाइम है इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स हम सेंटेंस के एतबार से देख लेते हैं। आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। ऑन 9 AM आप नहीं कह सकते। द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, क्योंकि आप प्रिसाइज टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला वेंट होम एट लंच टाइम। इन इंग्लैंड इट ऑफ्टन स्नोज इन डिसम्बर। अब देखें यहाँ पे इन डिसम्बर क्यों लगाया, क्योंकि मंथ की बात हो रही है। डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन द फ्यूचर, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या है, इन द फ्यूचर। अच्छा, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी। डू यू वर्क ऑन मंडेज। हर बर्थडे इज ऑन 20th नवंबर, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद है वेयर विल यू नियॉन नेक्स्ट ईयर्स डे, ठीक है। वेयर विल यू नियॉन या मतलब वेयर विल यू सेलिब्रेट नेक्स्ट ईयर्स डे, ठीक है। अच्छा, वेयर विल यू बी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वेयर विल यू बी, ठीक है, वेयर विल यू बी ऑन नेक्स्ट न्यू ईयर्स डे, के अगला जब न्यू ईयर डे आएगा तो उस पर आप जो है वो कहाँ होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखते हैं तो हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इनको प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन भी कहते हैं और इनको प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन शो लोकेशन, ठीक है। जैसे एट, इन, ऑन, दे आर कॉल्ड द प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन और प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, ठीक है। इनको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी कहा जाता है, इनको प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन भी कहा जाता है और इनको प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। अच्छा, मशहूर जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं वो कौन कौन सी हैं, एट द बैक ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, एट द टॉप ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, इन द कॉर्नर ऑफ, इन द मिडल ऑफ, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ, ऑन द अदर साइड ऑफ, टू द राइट ऑफ, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ, द अपोजिट। तो ये सारी की सारी लोकेशन बता रही होती हैं, पोजीशन बता रही होती हैं, प्लेस बता रही होती हैं। तो प्रेपोजिशन फॉर प्लेस कहा जाए, प्रेपोजिशन फॉर लोकेशन कहा जाए या प्रेपोजिशन फॉर पोजीशन कहा जाए, एक ही बात है। तो कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। वी मेट एट द बस स्टेशन। अब यहाँ पे द एट द बस स्टेशन के अंदर देखिए, पीछे आपने देखा कि एट जो थी जिसको हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर भी यूज़ किया था और यहाँ पे ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर यूज़ हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब एट आया था तो टाइम के हवाले से था, यहाँ पे जब एट आया है तो प्लेस के हवाले से है। द कैट वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो पीछे भी हमने ऑन को यूज़ किया था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर भी और यहाँ पे हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है ना, वो आपको बताता है कि प्रेपोजिशन किस तरह की है। अब देखें, यहाँ पे ऑन के बाद एक जगह है तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, अगर ऑन के बाद टाइम होता तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बन जाती, ठीक है। उसके बाद है प्रेपोजिशन फॉर डायरेक्शन। If you ask where, this type of preposition is usually part of the answer, ठीक है। Preposition of direction lets you know where something is going. They indicate which direction something is moving. There are dozens of examples, but the most common examples of preposition of direction are above, across, along, among, around, at, behind, below, beside, over, through, toward, up, down, between, by, inside, in, near, past and under। जैसे I moved to Karachi in 1992। अब डायरेक्शन बताई जा रही है, ठीक है। She swam across the river, दरिया के साथ साथ, ठीक है। तो across भी क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, he walked around the home। अब ये around भी क्या है, एक आपको डायरेक्शन बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी का मतलब है कि कोई एजेंसी कोई खुफिया एजेंसी नहीं बल्कि एजेंट से है, कि ऐसी प्रेपोजिशंस जो आपको क्या बताती हैं, जो किसी भी काम के होने की जो रीजंस होती हैं, ठीक है, या जो इंस्ट्रूमेंट बताया जा रहा होता है, तो उनको प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी या प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहा जाता है। एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी प्रेपोजिशंस आर कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ थिंग व्हिच इज द रीजन और द कॉज ऑफ अनदर थिंग दैट अकर्स इन द सेंटेंस। The most common use of preposition of agency or instrumentality is through the words by, with, etc. जैसे the poem Odyssey was written by Homer, ठीक है। तो अब इसमें होमर क्या है, बेसिकली ये एक एजेंट है जिसने एक काम किया है। उसने क्या लिखा है कि उसने क्या काम किया, उसने ओडेसी पोएम लिखी है। तो ये जो एजेंसी है ना, या एजेंट जो है या जो मीडियम है, वो किसके ज़रिए बताया गया है, बाय के ज़रिए।
अच्छा, रमेश वॉज हिट बाय द बॉल, ठीक है, वाइल प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें बाय जो है ये भी क्या है, एजेंसी का एक क्या है, प्रपोजिशन है। आई कैन राइट बेटर विद माई लकी बॉल पॉइंट पेन। अब इसमें विद क्या है, विद के जरिए इंस्ट्रूमेंट बताया गया है कि किस चीज़ के साथ वो ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। द ऑटम प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय सुरेश, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, सुरेश एक एजेंट है जिसके ज़रिए वो काम हुआ था। अच्छा, उसके बाद होते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब्स, ठीक है। अब प्रेपोजिशनल वर्ब इज एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, जिनको आप फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, दैट कंबाइंस अ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन टू मेक अ न्यू वर्ब विद अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। यानी आप एक प्रेपोजिशन लेते हैं और आप एक वर्ब लेते हैं और उनको जब आप आपस में जोड़ते हैं तो एक नया मीनिंग उससे बन जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेपोजिशनल वर्ब इन इंग्लिश आर केयर फॉर, लॉन्ग फॉर, अप्लाई फॉर, अप्रूव ऑफ, add to, resort to, result in, count on and deal with। जैसे he stared at the girl, ठीक है, stared at, stare वर्ब है और at प्रपोजिशन है, तो stare at क्या बन गया, एक प्रपोजिशनल फ्रेज या प्रपोजिशनल वर्ब बन गया, ठीक है, फ्रेजल वर्ब बन गया। she finally decided on, ठीक है, decided on the blue car, तो decided on क्या है, प्रपोजिशनल वर्ब है। अच्छा, he stared intently at the girl, he stared इंटेंटली एट द गर्ल, ठीक है, तो ये इसमें स्टेयर एट क्या है, इसमें प्रपोजिशनल वर्ब है। द गर्ल एट होम ही वॉज स्टेयरिंग वॉज स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टेयर एट आ गया। एट होम वॉज ही स्टेयरिंग, तो यहाँ पे भी क्या है, एट और स्टेयरिंग दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रपोजिशनल वर्ब बना रहे हैं। तो इसमें ना एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको एडिशनली बता दूँ कि जो इनकी आपस में जैसे स्टेयर एट है, ठीक है, तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना, उससे भी मीनिंग बाज़ दफ़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे लुक आफ्टर और आफ्टर लुक, ठीक है। अब जैसे लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है, और आफ्टर लुक का मतलब होता है इग्नोर कर देना। तो देखें, वर्ड को आपने आगे पीछे कर दिया तो मीनिंग क्या हो गया, तब्दील हो गया। जैसे ही लुक्ड आफ्टर माय माय ब्रदर, उसने मेरे भाई का बहुत ख्याल रखा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि ही आफ्टर लुक्ड माय ब्रदर, तो लुक आफ्टर का मतलब है ख्याल रखना, और जब मैं कहता हूँ कि ही आफ्टर लुक्ड माय ब्रदर, तो इसका मतलब है कि उसने मेरे भाई को क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो कंजंक्शंस के हवाले से होगा, और उसके बाद फिर हम इंटरजेक्शंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको देखें, मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट था प्रपोजिशन का वो दे दिया है। प्रपोजिशन के हवाले से जो डिटेल्ड डिस्कशन है, जिसमें हम प्रपोजिशन के डिफरेंट कन्फ्यूजन्स को, डिफरेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे, वो हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच को ख़त्म करने के बाद जब हम सेंटेंस के लेवल पे जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग दिए बगैर मैं आपको प्रपोजिशन के जो फर्दर एडवांस कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो जब मैं आपको सेंटेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो उसके बाद मैं आपको जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं प्रपोजिशन के, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। हमारा जो दूसरा चैनल है जहाँ पे हम टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कंजंक्शंस के साथ नए लेक्चर में। खुदा हाफिज़।